डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज तो 5 नंबर का खेला होवे। आज तो हम टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए 5 नंबर का खेला होवे। चलिए तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं 2 क्वेश्चन। ओके, तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का खेला होवे। पहले क्वेश्चन में 2 मार्क्स का खेला होवे और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में 3 मार्क्स का खेला होवे। 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क्स के, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में हो गया टोटल 3 मार्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज़ more number of resonating structures than carboxylate ion. Okay, now carboxylic acid is a strong acid than phenol. Why? Okay, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आपको फटाफट से क्वेश्चन के फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन के दर्शन करा दूं। ओके, तो पहले तो हम यहां पर इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, फिनॉक्साइड आयन के और कार्बोक्सिलेट आयन के। तो फिनॉक्साइड आयन कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ओके, ये हमने ड्रॉ कर दिया फिनॉक्साइड आयन। ओके, एंड कार्बोक्सिलेट आयन RC+O नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये कुल मिलाकर 5 भाई हैं। ओके, ये कुल मिलाकर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है। ये 5 भाई कौन कौन से हैं? रामू, शामू, सुरेश, गजोधर और गंजू, 5 भाई हैं। ओके, तो चलिए 5 भाई हैं, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो जैसे फिनॉक्साइड आयन ये 5 भाई हैं, उसी तरह से कार्बोक्सिलेट आयन ये खुद को मिला के सिर्फ 2 भाई हैं। ओके, क्या नाम है इनके? राम और लखन। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम दूजा लखन। तो बस ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं किसके? कार्बोक्सिलेट आयन के। ओके, तो चलिए अब मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगा यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कार्बोक्सिलेट आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिनॉक्साइड आयन से। तो देखिए, ये मैं ड्रॉ करूंगा अब आपके लिए यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो ये देख सकते हो ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव आएगा नीचे, डीलोकलाइज होगा और ऑर्थो पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलता है कुछ इस तरीके से। ओके, अब नेगेटिव आ जाएगा हमारा ऑर्थो पर। ओके, और डबल बॉन्ड O हो जाएगा यहाँ पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, और पाई बॉन्ड्स एज इट इज़ ये वाले। चलिए अब ये नेगेटिव फिर से डीलोकलाइज होगा, फिर से अब ये यहाँ नेगेटिव शिफ्ट होगा, अब कहाँ पर? पैरा पोजीशन पर। तो अगला स्ट्रक्चर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हमको नेगेटिव मिल गया यहाँ पर। चलिए ये आ गया आपका पाई और ये। ओके, तो ये नेगेटिव फिर यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर आपका ऑर्थो पर फिर से आ जाएगा नेगेटिव। ओके, तो ये हम ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो ये नेगेटिव आ गया, देन ये पाई एंड देन दिस इज ऑल्सो पाई। समझ गए ना मेरे भाई? चलो, तो ये अब नेगेटिव फिर से डीलोकलाइज होगा और इस ऑक्सीजन पर जाएगा ये नेगेटिव चार्ज। चलिए, तो अब आपको अगला स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपका। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, और सुनिए भी बहुत ही ध्यान से अब जो मैं कहने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ। ओके, चलिए पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो देखिए फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर ये आपको देखने में, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल व्यू से देखें, सामान्य आंखों से, आम आदमी की आंखों से। ओके, आम आदमी पार्टी वाला नहीं, आम आदमी स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर उसकी नज़रों से देखोगे तो फर्स्ट और 5 आपको एक जैसा दिखेगा, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर आपके एक जैसे नहीं है, दे आर 2 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ऐसा नहीं है फर्स्ट और फिफ्थ मैंने रिपीट कर दिया हो। ओके, तो टोटल यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मैं इस पर फोकस करवाता हूँ। ओके, तो 1 एंड 5 आर डिफरेंट। ओके, ये दोनों डिफरेंट हैं। ओके, मैं आपको स्ट्रक्चर से भी समझाता हूँ। ये देखिए आप स्ट्रक्चर, ये 1 और ये 5 का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड्स हैं फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर में इनसाइड दी रिंग, तो आप ये देखिए इनके पोजीशंस पाई बॉन्ड के। ये देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर है और दूसरे में यहाँ पर है। तो अब आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डिफरेंट पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर 1 एंड 5 आर नॉट सेम।
ओके स्टूडेंट्स को ये क्लियर काफ़ी टाइम तक नहीं होता है, इसलिए मैं आपको इस पर फोकस करवा रहा हूँ। ओके सो नाउ ऑनवर्ड्स आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है कि फिनॉक्साइड आयन के टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब आते हैं हम हमारे कार्बोक्सिलेट आयन पर। चलिए तो देखिए ये रहा आपका कार्बोक्सिलेट आयन RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ओके अब देखिए यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके तो देखिए ये नेगेटिव यहाँ पर डीलोकलाइज हो गया कुछ इस तरीके से। ओके तो हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया हमारा नेक्स्ट वाला कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया और ये डबल बॉन्ड O। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर मैं फिर से डीलोकलाइज करूँगा तो अगेन मेरा लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये कार्बोक्सिलेट आयन ये बेचारे 2 स्ट्रक्चर और फिनॉक्साइड आयन के ज़्यादा जो कि हमने देखे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट स्टिल यहाँ पर भारी कौन पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। और इसका रीज़न क्या है, तो देखिए यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ओके ऑक्सीजन आप जानते ही हो पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स, और इसी कारण से कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड बनेगा वो आपका ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि एसिड जब H पॉजिटिव रिलीज करेगा तभी तो हमको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। तो अगर फिनॉक्साइड आयन के करस्पॉन्डिंग एसिड देखूं मैं तो वो फिनॉल होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग मैं देखता हूं कार्बोक्सिलेट आयन के करस्पॉन्डिंग तो वो होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके तो कार्बोक्सिलेट आयन मतलब कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस से ज़्यादा स्टेबल है तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। मतलब एसिड फटाफट से अपने H पॉजिटिव को खुशी खुशी डोनेट करेगा, बाहर निकालेगा और मिलेगा आपको कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ओके 1 एंड 2। ठीक है तो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर रीज़न मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। क्या है रीज़न कि सबसे पहला रीज़न ये है कि जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ओके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कार्बोक्सिलेट आयन का क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ओके तो पहला रीज़न हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर देन फिनॉक्साइड आयन। ओके नाउ सेकेंड रीज़न, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज, ओके नेगेटिव चार्ज इन कार्बोक्सिलेट आयन इज डीलोकलाइजिंग बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। ओके तो समझ में आया, आई होप अब आपको क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 2 हमसे पूछ रहा है आपको कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉन को इनटू प्रोपेन। ओके प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है इनटू प्रोपेन। तो सबसे पहले मैं आपको बॉन्ड लाइन के फॉर्म में दिखा देता हूं कि प्रोपेनॉन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है फटाफट से। ये देखिए प्रोपेनॉन और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रोपेन। ओके तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके चलिए अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में दिखा देता हूँ आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके तो ये जो कंपाउंड है रिएक्टेंट में इसको हम प्रोपेनॉन या फिर क्या बोलते हैं एसीटोन, आपने कई बार सुना होगा है ना। तो ये एसीटोन है और इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, प्रोपेन में। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला लिख देते हैं प्रोपेन का। ओके तो ये आप देख सकते हो, ये आपके हाइड्रोजन आ जाएंगे प्रोपेन में। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, प्रोपेनॉन या एसीटोन में आपका डबल बॉन्ड O जिस कार्बन पर है प्रोडक्ट में वहाँ पर आ रहा है हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो अब आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और जाओ अपनी 11th क्लास में और वहाँ पर याद करो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में आपने एक मेथड पढ़ा होगा फ्रॉम कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। ओके तो अल्केन को हम बना सकते हैं कीटोन या फिर एल्डिहाइड्स से। ओके और यहाँ पर हमने कौन कौन से मेथड्स देखे थे, याद करो 11th में
हमने देखा था क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। ओके, तो क्लेमेंसन से भी कर सकते हो आप, वॉल्फ किश्नर से भी कर सकते हो, आपको प्रोडक्ट यही मिल जाएगा। देखते हैं कैसे, बस डिफरेंस क्या होता है, क्लेमेंसन में हम लेते हैं एसिडिक मीडियम और वॉल्फ किश्नर में हम लेते हो बेसिक मीडियम। तो जहां आपकी रिक्वायरमेंट होगी एसिडिक की वहां पर आप क्लेमेंसन यूज़ करोगे, और जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट होगी बेसिक मीडियम की वहां पर आप वॉल्फ किश्नर यूज़ करोगे। चलिए, तो ये देखिए आप कुछ इस तरीके से। ओके, ये क्लेमेंसन हो गया आपका। देन ऑल्सो वी विल गेट सेम प्रोडक्ट क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, और दूसरा तरीका क्या हो गया हमारा, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन करवाने के लिए आप बेसिक मीडियम ले लेते हो। ठीक है, तो ये वॉल्फ किश्नर रिडक्शन हो गया हमारा। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जिंक एमएलगम एंड HCl ले लेते हैं हम। ओके, जिंक एमएलगम एंड HCl ले लेते हैं। वहीं पर अगर मैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर हाइड्राजीन NH2 इसको हम लेते हैं KOH एंड ग्लाइकोल। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही केस में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्रोपेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, बेंजोइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है इनटू बेंजाल्डिहाइड। ओके, सो फर्स्टली मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल क्लोराइड एंड बेंजाल्डिहाइड। तो देखिए ये आपका बेंजोइल क्लोराइड। ओके, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम बेंजोइल क्लोराइड C+OCl। ओके, और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्ट्रक्चर तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। ओके, आपको एकदम से नहीं सोचना है कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं, पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत चलने लगता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर अब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा तो अब आपको कुछ याद आ रहा होगा। ओके, और क्या याद आ रहा है आपको, रोसेनमंड रिडक्शन। ओके, एसाइल क्लोराइड को यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता हुआ आप देख सकते हो। ओके, तो रोसेनमंड रिडक्शन क्या होता है, फटाफट से एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए रोसेनमंड रिडक्शन तो देखिए यहाँ पर ये आपका एसाइल क्लोराइड, ओके, RC+OCl, और इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। ओके, BaSO4 यहाँ पर पॉइजन का काम करता है, पैलेडियम कैटलिस्ट का काम करता है, और ये आपको मिल जाता है आपका एल्डिहाइड और साथ में HCl। ओके, तो बस हमको मिल गया हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या है, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम BaSO4, इसको हम ले लेंगे तो हमारा बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड में। तो हाइड्रोजन एंड पैलेडियम BaSO4, तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगा आपका और आपको मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं अब हमको क्या कन्वर्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमको क्या पूछा है, हमको कन्वर्ट करना है इथेनॉल को ब्यूट टू इनल में। अरे ओ सांभा, इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? सरकार 2। और ब्यूट टू इनल में? सरकार 4। बड़ी ही नाइंसाफी है रे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए इथेनॉल, ओके, इथेनॉल को हम एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। ओके, तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने इथेनॉल, और इसको कन्वर्ट करना है ब्यूट टू इनल में। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। ओके, तो ये 4 कार्बन एंड 2 पर है इन, 2 पर है इन। ओके, तो 2 पर हम बनाएंगे इन बना दिया, और 1 पर बना देंगे अल, 1 पे बनाएंगे अल, और बाकी जितने भी कार्बन हैं उनकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन से। ये देखिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियरिटी से लिख लेते हैं, इन दोनों को, एसिटाल्डिहाइड को और ब्यूट टू इनल को। चलिए तो ये इनके क्लियरिटी से इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 C+OH एंड यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में क्या लिखना है, ब्यूट टू इनल। ओके, ओके, तो देखिए इथेनॉल को कन्वर्ट करना है आपको इनटू ब्यूट टू इनल। ओके,
अब हमको पता करना है कि कौन से हम रिएजेंट यूज़ करें सो दैट इथेनल कन्वर्ट हो जाए इनटू ब्यूट टू इनल। ओके, तो बस यही पता करेंगे। देखिए इथेनल में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन्स हैं। ओके, और आपके ब्यूट टू इनल में 4 कार्बन है। ओके, चलिए अब ये इथेनल एक एल्डिहाइड है। ओके, तो ये आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड OH है, और राइट वाले में भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर भी है, और ये भी क्या है, एक एल्डिहाइड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्यूट टू इनल है, इसमें अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में क्या प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन। तो ये जो ब्यूट टू इनल है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, तो देखिए अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखिए आपका प्रोडक्ट बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, प्रोडक्ट में आपके कार्बन भी डबल हो गए हैं। ओके, इथेनल में थे 2 कार्बन और प्रोडक्ट में हो गए 4। ठीक है, प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड भी है, रिएक्टेंट में आपके अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अब जब इतने सारे सबूत एक साथ मिलते हैं तो किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, ये सभी इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ पर क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनल। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनल। ओके, तो अब मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम प्रोडक्ट लिखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, और चेक करेंगे क्या हमारा इथेनल हमको ब्यूट टू इनल ही दे रहा है। ओके, ऑल्दो आपको एग्जाम में जब एल्डोल कंडेंसेशन इतना जब क्लिक कर गया है, आप एग्जाम में वहाँ पर सिर्फ डाइल्यूट NaOH और आप वहाँ पर हीट कर देंगे। ओके, इतना ही लिख कर आ जाएंगे तो आपको नंबर मिलने हैं। बट यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो इथेनल का हम यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलता है चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इथेनल का स्ट्रक्चर लिख लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब अल्फा कार्बन के जस्ट नीचे फिर से आपको एक और इथेनल मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है सो दैट आपका जो C डबल बॉन्ड O है ये जस्ट बिलो कहाँ पर आ जाए, अल्फा कार्बन के। ओके, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है दूसरे मॉलिक्यूल का वो जस्ट बिलो आना चाहिए अल्फा कार्बन के। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, ऑल्दो मैकेनिज्म इज डिफाइंड बट आपको मैं भी सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट कैसे फटाफट लिख सकते हो वो बता रहा हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है उसको हटा देना है, और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 2 नीचे वाले कार्बन की 2 वैलेंसी वहाँ से फ्री होगी, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। देखते हैं किस तरह से, ये देखिए यहाँ से ये आपका डबल बॉन्ड हो और ये आपके 2 हाइड्रोजन इस तरह से बाहर निकलेंगे और आपका प्रोडक्ट डाइल्यूट NaOH और हीट, ये तो हमको लिखना ही पड़ेगा तभी तो आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ओके, तो ये आपने हीट कर दिया, तो अब आपको प्रोडक्ट में CH3C और अब यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा जैसा मैंने आपको बोला, तो CH और ये C डबल बॉन्ड हो, ये H हो गया, और ये वैलेंसी इसकी भी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में आ गया है पाई बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर 4 कार्बन है प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 4। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसका नाम लिखूँ, ओके, तो मुझे पहले तो नंबरिंग करना पड़ेगी। तो अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 ये आपका फंक्शनल ग्रुप से आएगा, देन 2 देन 3 देन 4। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया वर्ड रूट, और सेकेंड पोजीशन पर है इन, तो 2 इन, और 1 पर है अल। ओके, तो हमारा जो आंसर आया है ये ब्यूट टू इनल है, और क्वेश्चन में भी हमसे क्या कहा था, ब्यूट टू इनल बनाना है हमको इथेनल को। सो डेफिनेटली हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे, और हमारा जो रिएजेंट है दैट इज डाइल्यूट NaOH एंड हीट। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपका जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल्दो ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था बट मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन का भी थोड़ा सा समझा दिया। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।